अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से। अगले 70 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें 77 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कुछ हो जाना है पाकिस्तान के लिए। ये इंतहाई क्रूशल तरीन 77 दिन हैं। इनमें पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल का सारा दारो मदार इन्हिसार इन 77 दिनों के ऊपर है कि इंतखाबात की तरफ चूँकि हम बढ़ रहे बड़ी तेज़ी के साथ, तो बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ हो रही है बैकग्राउंड पे और बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग्स बन रही हैं, काउंटर प्लान्स बन रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि नून लीग कहाँ खड़ी है इन 70 दिनों के अंदर, 70 दिनों के बाद कहाँ खड़ी होगी और पीपल्स पार्टी के साथ क्या होने वाला है। इस नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपना यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त व्लॉग्स करते हैं, आप तक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और ABN पे अपना शो भी होस्ट करते हैं। इस नकवी साहब ये बताएं कि नून लीग दावे तो बड़े, राना सनाउल्लाह सिंपल मेजॉरिटी लेके आएंगे, हम 115 सीटें ले लेंगे, हम 120 सीटें ले लेंगे, अगली अगर मैशत चलवानी है, मैशत ठीक करवानी है तो नून लीग को सादा अक्सरियत देना होगी। इस पे क्या आपको लगता है कि सीटें तो अभी ज़रा नून लीग की जो हालात, अगर फेयर इलेक्शन हो जाए, कितनी सीटें आपको लेती नज़र आ रही नून लीग? फेयर इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन अगर हो जाए। फेयर इलेक्शन पे तो सफाया हो जाएगा। पंजाब की बात करते हैं, चलें पंजाब की बात। फेयर इलेक्शन पे तो सफाया हो जाएगा ना, उस पर फेयर इलेक्शन की तो बात ही ना। चले मैं वैसे कहता हूँ, कहाँ खड़ी है आज? देखिए खड़ी यहाँ पर है कि वो अपना जो एक मंशूर कमेटी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि मईशत ठीक कर देंगे। मैं आपको बड़ी यानी कि दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी पहले लड़ाइयाँ होती रहीं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स के ऊपर। मियाँ साहब की लड़ाइयों को नई बात से बिल्कुल जो लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि उनका एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इंडिया के हवाले से, जो कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुताबिकत नहीं रखता। मियाँ साहब के हवाले से जो परसीव्ड चार्ज शीट है वो ये कि मियाँ साहब वो सॉफ्ट ऑन इंडिया। मियाँ साहब जो हैं वो ऊफा में जब गए, रूस के शहर, वहाँ पर उन्होंने जो जॉइंट डिक्लेरेशन निकाला मोदी के साथ मुलाकात के बाद, उसमें कश्मीर का तस्करा नहीं था, उसमें मुंबई हमलों का तस्करा था, उसमें पठानकोट का तस्करा था, उसमें रसाने समझौता एक्सप्रेस का तस्करा था, ना कश्मीर का मामला था। मियाँ साहब जब खटमंडू गए तो वहाँ वो छुप के मुलाकात करने लग गए। बरखा दत्त ने अपनी किताब में उसका इंकशाफ किया है। सज्जन जंदल जो है वो यहाँ पर लाहौर में आके मुलाकातें करते रहे। नरेंद्र मोदी जो है वो काबुल में थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला करके या पाकिस्तान के बैक्ड लोगों ने हमला करके आपकी पार्लियामेंट को तबाह किया तो मैंने ये बिल्डिंग बना दी। और जब वो वहाँ से उड़े तो किसी को मालूम नहीं था, पाकिस्तान में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गोल्फ खेल रहे थे, तो उनको वहाँ पे पता चला कि जनाब इंडिया का वज़ीर आज़म लाहौर में लैंड कर रहा है अगले 35-40 मिनट्स में, और वो साड़ियाँ लेके तोहफे लेके आ गए। तो वो उनका फिर वो किस तरीके से वीज़े दिए जाते थे, पाकिस्तान के हाई कमीशन को क्या इंस्ट्रक्शंस थी, मोदी की हल्फ बर्दारी में कैसे गए, किन हालात में गए, वहाँ जाने के बाद हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिले लेकिन वहाँ के बिजनेसमैन और अपने चंद जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने मुलाकातें की। ये तो सारा मामला था जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स पे लड़ाइयाँ होती थी। ये जो कह रहे हैं कि मईशत ठीक कर देंगे, मियाँ साहब वज़ीर आज़म थोड़ी बनने जा रहे हैं, नहीं, इफ एट ऑल अगर वो बनेंगे वो मेंबर SIFC बनेंगे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने करने हैं फैसले। अब तो मईशत भी नवाज शरीफ के हाथ में नहीं होगी। छोड़ दें इस बात को कि फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के ऊपर वो अपनी राय असर्ट करें। हालांकि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि वे क्यों, लोग बात करते हैं ना फौज क्यों आ गई मैदान में, तो आप लोगों ने नहीं किया ना, सियासतदानों ने किया ही नहीं है कुछ, इनके ऊपर एतमाद भी कोई नहीं करता, सरमायाकारी को लाना नहीं चाह रहा, यहाँ पे केसेस खत्म करने और इन तमाम मामलात में लगे रहे। फिर एक टेंटेड बैकग्राउंड भी है, लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस के वाले से भी बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, जो स्टोरियाँ पाकिस्तान के अंदर से उठ के पूरी दुनिया के अंदर गई हैं, हाईलाइट हुई हैं, तो फिर लोगों ने किया भी नहीं है। नून लीग की ना आपने पॉपुलैरिटी और उससे सीट्स के हवाले से वो किया, देखें यानी बातें करोड़ों की, आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आप भी क्या फड्डा होना ही होना है, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके पास 141 में से 125 सीटें जीतने का इम्कान नहीं, आपको यकीन है कि आप इतनी सीटें निकाल लेंगे, तो आप काफ लीग के साथ इत्तेहाद किस बात पे कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट। आप इस वक्त पार्टी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आप रोमांस में क्यों हैं, प्री इलेक्शन रोमांस में क्यों हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ? आपको किसने कहा कि आप बाप पार्टी के साथ जाके अलायंस करें? आपको किसने कहा आप MKM को साथ में लाएं?
अच्छा वो चौधरी शुजात और वो परवेज इलाही के ये वाकया तो पुराना है। जब मियां नवाज शरीफ को वो मुआहदा करके पाकिस्तान से गए मुशर्रफ के साथ और उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ और नवाज शरीफ साहब उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर सके, और फिर जब 2007 में मियां साहब वापस आए हैं पाकिस्तान, उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, 8-10 मरतबा बहुत सारे लोगों ने काफ लीग के साथ दोबारा चौधरी ब्रदरान को वापस लाने की कोशिश की। मियां साहब का हर दफ़ा मौक़िफ़ ये होता था कि मैं ये भुला ही नहीं सकता कि मैं इनकी वजह से अपने बाप के जनाजे में नहीं जा सका। आज आप उनके साथ अलायंस कर रहे हैं, आप उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब आप कह रहे हैं कि हम 120 से 125 सीटें लेंगे। तो ये पब्लिकली ये बात कहना नून लीग को सूट करता है, और हर जमात को कौन कहेगा। बिलावल भी तो कह रहे हैं कि मैं सीटें के जियाला वज़ीर आज़म होगा, मतलब कैसे होगा। आप मुझे समर, आप मुझे कहते हैं कि मैं लाहौर जाऊंगा, मैं आपसे पूछता हूँ आपके पास गाड़ी है, आप कहते हैं नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ आपके पास किराया है, आप कहते हैं नहीं। मैं आपको कहता हूँ आपकी टांगों में इतना हौसला है कि आप चल के जा सकें, आप कहते हैं नहीं। मैं कहता हूँ तो लिफ्ट लेके जाएंगे, आप कहते हैं नहीं। भाई लाहौर आपने जाना है, कोई प्लान तो बताए ना। वज़ीर आज़म हाउस जो है वो कोई आपने जाके उसमें चाय पीने गेस्ट के तौर पे नहीं जाना। अगर आपने उसका मुकीम बनना है, आपने जाके वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठना है किसी जियाले ने, उसका रास्ता है, तो उसके लिए कोई नंबर ऑफ सीट्स चाहिए आपको। आई एम सॉरी, वो नंबर ऑफ सीट्स आपके पास नजर आ रहा है ना इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास। अब बिलावल उस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं जहां पर वो की बात कर रहे हैं, वो शायद खुद को एक ऐसा प्रेशर ग्रुप समझ रहे हैं कि जो जिसके पलड़े में वजन डाल देगा वो वज़ीर आज़म बनाने की पोजीशन में आ जाएगा। बिलावल को जरदारी साहब की जो टोटल इस वक्त गेम चल रही है वो है कि मैं 40-50 सीटें जो हैं वो कर लूँ। देखें वो क्या होगा आपका, नॉर्थ पंजाब से परवेज़ अशरफ की एक सीट, मुकाबला पड़ जाएगा चंद साहब की सीट पे, बायरा साहब की सीट पे फिर भी उनके पास बड़ी कमजोरी है। फिर उसके बाद कोई 2 सीटें मुल्तान की, यूसुफ रज़ा गिलानी उनके साहबजादे बेटे की, एक मखदूम अहमद महमूद की, 2 सीटें अहमद महमूद की। अब खैबर पख्तूनख्वा मुजफ्फरगढ़ से शायद एक सीट निकल आई, रज़ा रब्बानी खैर वगैरह की, वो मुजफ्फरगढ़ से निकल आएगी। वो मोहसिन कुरैशी वाले हल्के में भी थोड़ा बहुत इनकी पोजीशन, और खर वाले हल्के में भी आपको याद होगा कि वो MNA रहे हैं इनके, मोहसिन कुरैशी साहब होते थे ये चौक मुंडा और इस साइड के ऊपर, और दूसरी साइड से जो है वो खर साहिबा की जो सीट है वहाँ पर को थोड़ा बहुत इनका चांस बनता है। मखदूम अहमद महमूद की सीट है, कोई एक आदि आपकी जो खैबर पख्तूनख्वा में बमुश्किल भी वो भी कहा जा सकता है कि जो मालाकंड डिवीज़न है वहाँ पर पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट करती है। कोई फैज़ल करीम कुंडी के लिए को फेवरेबल बना पाएँ तो बना पाएँ, फिल वक्त ये है। बाकी उनके पास सिंध रूरल देही सिंध की सीटें हैं। शहरी सिंध में भी जब गैंगअप आपको होता हुआ नज़र आ रहा है कि नून लीग, GDA, MQM, JUIF जो लिसानी बुनियादों पर और मजहबी छोटी जमातें हैं, वो सब मिलकर जब इकट्ठी होकर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जाएंगी तो शहरी सिंध में जो वो हिस्सा मिल रही है या मिलाई जा रही है। वहाँ से बिलावल ने ऑन स्लॉट रखा हुआ है और उनके भी साथ उन्हें सिंध में टफ टाइम मिल रहा है। देखिए मैं आपको एक बात शायद वहाँ से विड्रॉ हो जाए चीज़ें और बिलावल यहाँ से विड्रॉ हो जाए, और जरदारी साहब इसी ट्रैक पे काम कर रहे हैं कि सेंटर तो मिले ना मिले, कहीं सिंध से भी ना जाए। नहीं देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं समर, इस बात को जांचने का ना एक आसान सा तरीका होता है। मिल रही है या कोई मिला रहा है, कोई बाइंडिंग फोर्स तो होती है ना। जब भी कोई 2 मुतजाद चीजें एक दूसरे के साथ मिले कोई ना कोई बाइंडिंग फैक्टर होता है, कोई ना कोई एक फोर्स होती है जो आपको जोड़ देती है। अभी फोर्स जो नजर भी नहीं आ रही होती, हाँ कोई ना कोई चीज होती है। देखें मियां साहब ने, आप बड़ा आसान है, 25 अक्टूबर 2020 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर थी कोयटा में। 20 सितंबर को इन्होंने 20-21 सितंबर को इन्होंने PDM बनाई 2020। 16 अक्टूबर का गुजरांवाला का जलसा था, मुझे याद है, मैं मौजूद 18 अक्टूबर का जो है वो लाहौर का जलसा, कराची का जलसा था, आप गालिबन वहां भी मौजूद थे। मैं कराची भी गए थे आप। 25 अक्टूबर को कोयटा में हुआ था। जी हाँ, उस दिन मैं गिलगित में था। आपने बल्कि वहां पे इंटरव्यू भी किया था बिलावल का, बिल्कुल बिलावल का इंटरव्यू भी किया था। तो वो जो जलसे हुए थे ना, उन जलसों में मियां साहब की तकारीर निकाले, मरीम नवाज साहबा की तकारीर निकाले, वो लोग क्या कुछ कह रहे थे MQM के मुतल्लिक, वो क्या कह रहे थे GDA के मुतल्लिक, बाप पार्टी के मुतल्लिक, बहुत ज्यादा बात हुई है, बाप का बाप। तो उनको उनके साथ बैठना, इसका मतलब है कोई ना कोई तो हालात बहुत पतले हैं।
या तो आपका नज़रिया मिलता हो, मंशूर मिलता हो, आपकी आइडियोलॉजी मिलती हो, आपका इंजमाम ये मर्जर नहीं होने जा रहा, या आपका मोहसिन कोई एक हो जो आपको इकट्ठा यहाँ बिठा पर रहा है। देखें MQM के हवाले से मियाँ साहब ने ऑन द रिकॉर्ड उनको पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा, मरकज, सोता जिससे फूटती है दहशतगर्दी वो करार दिया है और उनके साथ वो कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कि उनकी एक वीकनेस भी समझी जा सकती है कि वीकनेस भी है। मियाँ साहब की उनकी जमात की पॉपुलैरिटी आई डोंट सी इट एनीवेयर, बट ये जाहिर है कि एक ज़बरदस्ती की शादी जो अलाइंसेस की सूरत में हो रही है इसके भी कोई चांसेस को इतने ज़बरदस्त और ब्राइट नज़र नहीं आते। MQM का तो अल्ताफ़ हुसैन ने भी कह दिया कि हम बाइकआउट करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन ने कॉल दे दी बाइकआउट की, तो MQM पाकिस्तान को वोट नहीं पड़ने, माजर वोट नहीं निकलता, वो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन की कॉल को। पीपल्स पार्टी का अलबत्ता सिंध का किला मजबूत है, वो वहाँ पर अगर डेंट को डल सकता था वो डल सकता था अगर खान साहब बाहर होते और वो सिंध में कैंपेन कर रहे। ये जो मुमकिन मंजरनामा देख रहे हैं उसमें हमें सिंध पीपल्स पार्टी का पक्का नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा वो अभी तक जो है वो तहरीक इंसाफ का बहुत पक्का नजर आ रहा है, अनलेस कोई आगे चल के कोई बहुत बड़ी चीज़ कोई ना हो जाए PTI के खिलाफ। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ तो धांधली करके भी मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा था 2018 में आपने दूध में पानी मिलाया था, अब आप पानी में दूध मिला के उसे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा ही बुरा फार्मूला बन गया। एक हद तक होता है ना। तो ये तो हो गया जी, चाहे 2 सूबे तो पक्के हो गए। बलूचिस्तान शायद बाप पार्टी वगैरह के पास दोबारा मिलके नून लीग के साथ, नून लीग और JUI मिलके वहाँ पे गवर्नमेंट बाप पार्टी ये सारे मिलके बना लेंगे वहाँ पे, ये भी तय हो गया। पंजाब, असल लड़ाई पंजाब की है। पंजाब की देखें, पंजाब में अगर तो फिर वही बात आ जाती है, क्वेश्चन तो है फ्री एंड फेयर का। नदीम अफजल चंद का आपने तज्जिया सुना, आपने उनका तबसरा सुना, वो लाहौर के बारे में बात कर रहे हैं। वो लाहौर के बारे में ये कह रहे हैं कि लाहौर से नून लीग बमुश्किल 1 सीट निकालेगी क्योंकि लोगों ने ज़ियाउल हक की बाक़ियात, IJI की बाक़ियात और इफ्तिखार चौधरी की बाक़ियात को शिकस्त देने का फ़ैसला कर लिया। और जनरल बाजवा की बाक़ियात भी है। हाँ, ओके, ये मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ये बात कर रहा हूँ लोगों से मिलने के बाद, ये मैं अपनी पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग नहीं कर रहा। तो और 1 सीट वो गिन रहे ख्वाजा साद रफ़ीक, वो भी एक वहाँ से भी सलमान अकरम राजा को तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतार के बहुत बड़ा फैसला किया। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखें पंजाब के हवाले से ना, जो पंजाब में अगर नून लीग नहीं जीतेगी तो पीपल्स पार्टी तो फिर भी नहीं जीत रही, उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। तो PTI है असल में, PTI के ऊपर हुए हैं दरवाजे बंद। तो ये देखें बिलावल जो इस वक्त मैसेजिंग कर रहे हैं, आपने उनको नोटिस किया होगा पिछले कुछ वक्त में, जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अभी जाके बहुत पीक पे जाके फिर थोड़ा सा ज़रा वापस आए। हाँ, जरदारी साहब के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। देखें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना, उनकी और जरदारी साहब की सोच में, तरीक़ाकार में फ़र्क जो है वो बड़ा वाज़ेह होते जा रहा है। एक तरफ जज्बात हैं, एक तरफ ज़रा मसलहत पसंदी, हकीकत पसंदी है ज़रा। नहीं, देखें पीपल्स पार्टी ऑल टुगेदर चेंज कर दी ना जरदारी साहब ने, जो 2007 दिसंबर 27 और कुलों के ऊपर गालिबन 29 दिसंबर को या 30 दिसंबर को जो है वो विल पढ़ के सुनाई थी, जिसमें शरीक चेयरमैन बन गए थे आसिफ अली जरदारी और उस बिलावल चेयरमैन बन गए थे। उसके बाद की पीपल्स पार्टी और उससे पहले की पीपल्स पार्टी, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, इसमें बड़ा फ़र्क था। जरदारी साहब इलेक्शनियरिंग का प्रोसेस अनाउंस होने के बाद कहीं पब्लिकली आपको नज़र आए हैं? जरदारी साहब तो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, बिल्कुल मुलाकातें चल रही हैं, वो मफाहमत का बादशाह, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, फलां भी दोस्त है। बिलावल पब्लिक पल्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल का हाथ जो है वो अवाम की नब्ज़ पे है और जरदारी साहब का किसी और की नब्ज़ पे है। शायद बिलावल को ये समझ आई है, वो उनको लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए ऑड्स इतने ख़राब हो चुके हैं, फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं बनना उनके लिए, और उनके वर्कर को अपनी तरफ खींचने के लिए PTI की जो गुफ्तगू है, जो नज़रिया है, जो बात है, उससे करीब होना पड़ेगा। नून लीग की कश्ती में सवार होकर आप PTI के वोटर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रेटजी है कि गुड कॉप बैड कॉप भी खेलते रहो, इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को भी राज़ी रखो। जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार भी कर दें, ये भी कह दें कि ये नहीं कहा उन्होंने कि मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होगा, उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। ये जरदारी साहब का स्टेटमेंट था।
ये जो क्रैक्स हैं विद इन पीपल्स पार्टी, उनके सिंध के रहनुमाओं की सोच मुख्तलिफ है। इसमें मैं एक खबर भी दे दूँ ज़रा नाज़रीन के लिए कि जरदारी साहब ने जो बयान दिया है, ये जरदारी साहब ने ये नहीं कि बैठ के उन्हें ख्याल आ गया अचानक कि उन्होंने बयान दे दिया जी कि इंतखाबात, मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाएगा। मैं बस सिर्फ इतना इशारा दूंगा कि ये बयान भी किसी मेहरबान की ख्वाहिश पे, फरमाइश पे दिया गया था, और बस इससे ज़्यादा बात मैं इस पर नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल, इससे ज़्यादा बात मेरी भी ज़ुबान जलती है इसके ऊपर जो है ना, वो ज़्यादा बात आप बेशक ना करें, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, अप्रूवल से ये बयान आया था। देखें, पीपल्स पार्टी में ना अभी बिलावल ने जितनी भी सियासत की है ना, और उनकी जो सियासी परवरिश की है, वो की आसिफ अली जरदारी साहब ने। जो इस वक्त बिलावल कर रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी की तरबियत नहीं है, वो एक उनका अपना एक वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अब बिलावल जो कुछ कर रहे हैं, वो जाकर मियाँ साहब की जमात को जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं, या पीटीआई के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, मुझे लगता है। और इस पे असदुल्ला खान साहब ने जो अपनी कैलकुलेशन दी थी ना, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने ये कहा था कि वो बिलावल की स्ट्रेटजी ये है, या बिलावल या पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पीटीआई इतनी नंबर ऑफ सीट्स ज़रूर ले ले कि नून लीग पीपल्स पार्टी की मोहताज हो जाए, और उससे दो उनको फ़ायदे होंगे। एक, वो सिंध अपने लिए बचाने में कामयाब हो जाएंगे, वहाँ पर उनकी जो राजधानी है वो कायम दायम रहेगी। दूसरा ये कि मरकज़ में उनको हिस्सा मिल जाएगा, तगड़ा हिस्सा मिल जाएगा। अगर पीटीआई ऑल टुगेदर उसको बंडल आउट कर दिया जाता है इंतखाबी प्रोसेस से किसी भी तरीके से, और उसकी बेनिफिशियरी डायरेक्टली नून लीग होगी, नून लीग उसकी बेनिफिशियरी होगी, और उनके पास इतनी सीट्स होंगी कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर वो क्योंकि अगर पीटीआई नहीं जीतती तो पीपल्स पार्टी फिर भी नहीं जीतती। जी हाँ, वो तो है, ठीक है ना। तो उस सूरत में वो कहते हैं कि यार को अगर 30-40 सीटों का जो हिस्सा है वो पंजाब से पीटीआई ले जाती है, 50 का ले जाती है, तो जाहिर है कि पीटीआई और नून लीग का तो वो नहीं होना इत्तेहाद हुकूमत में, फ्लेक्सिबिलिटी इत्तेहाद के लिए हम अवेलेबल होंगे, दोनों के लिए एक्सेप्टेबल पीपल्स पार्टी है। हाँ, लेकिन कंसिडरिंग कि 2013 में बिलावल नाराज होकर अपनी फूफी से और वालिद साहब से, जी हाँ, वो इलेक्शन कैंपेन उन्होंने नहीं की थी, एक दो जलसा मुस्तफ़ा नवाज खोखर के जलसे में उन्होंने ऑनलाइन खिताब किया था, कोई एक आधा और किया था। उसके बाद भी ये अगस्त के महीने में उनके थोड़ी सी बातचीत भी थोड़ा बहुत कम हो गई थी निस्बतन जरदारी साहब से। जरदारी साहब ने कुछ लोगों से कहा भी, जो बिलावल के करीबी हैं, कि ये मेरे साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करता। तो वो अब चीज़ें जो जलसों में बिलावल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अगेन जिस वक्त तक क्लियर कट इसके ऊपर कोई चीज़ सामने नहीं आती, फिल वक्त ये गुड कॉप और बैड कॉपी कहलाए। अच्छा, पंजाब की बात जो है वो रह गई बीच में कि फिर पंजाब के अंदर बनता क्या नज़र आ रहा है आपको? खिचड़ी क्या पक रही है? कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला? चलें, वज़ीर आज़म के लिए तो एक बात है, मुझे मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे 8 फरवरी का, तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ ही होंगी, चाहे वो अबूरी हों या पक्के हों। पंजाब के में तो फिर IPP, मुझे किसी जगह से, बड़ी इन्फॉर्म्ड एक जगह से मुझे बताया गया है कि फिर IPP के वाले से नून लीग के ऊपर बड़ा दबाव है कि भाई आपको पंजाब की वजारत आला IPP को देनी पड़ेगी। देखें, मेरे ख्याल में नून लीग, जाहिर है कि ये दबाव भी मौजूद है, ये सजेशन भी मौजूद है, इसके लिए दुबई में भी कुछ चलता रहा था, ये तो इन्फॉर्मेशन है। असल चीज़ ये है कि 40 साल से कारज़ारे सियासत में, सियासत के रेगज़ार में तपते हुए रेगज़ार में गुजारने के बाद मियाँ साहब को बहुत अच्छे से पता है कि पंजाब आपका ना हो तो वफाक जो है वो आपका होता नहीं होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। यानी कि जब भुरबन मुआहदा हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ 2008 में, जरदारी साहब और इन्होंने किया था, उसके बाद इन्होंने इकट्ठे हुकूमत बनाई। पीपल्स पार्टी का हनीमून पीरियड उस दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन बजट देने के बाद 1-2 महीने के बाद 2008 में नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदा हो गई थी। शहबाज शरीफ ने अपना सफारी सूट पीले कलर का पहना और वो पंखा लेके मीनारे पाकिस्तान बैठ गए थे। और जो पहली गर्मी उसके बाद आई, उस गर्मी पे हमने देखा कि GT रोड उखड़ रही थी, GT रोड ब्लॉक थी, झंग के स्टेशन के ऊपर हमला हो रहा था, पूरे पंजाब में लोड शेडिंग की वजह से हंगामे हो रहे थे,
और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम शदीद, आप ये यकीन मानिए कि पीपल्स पार्टी ना बड़ी मुश्किल से वो 4 साल मफाहमत दर मफाहमत वो डूबे तो वहीं से हैं, वो सारी स्पेस पे तरीके से आपने गेंद की वहाँ पे। हाँ, तो वो सारा जो हुआ था, तो मियाँ साहब को बहुत अच्छे से पता है कि ये आपको फैज़ाबाद से अगर इस तरफ कंफर्टेबल रहना है तो फैज़ाबाद के उस तरफ, मैं रावलपिंडी फैज़ाबाद की बात कर रहा हूँ कि रावलपिंडी में फैज़ाबाद का वो ब्रिज है, पिंडी और इस्लामाबाद का जंक्शन है जो पिंडी और इस्लामाबाद को मिलाता है। अगर आपकी फैज़ाबाद के दोनों जानिब हुकूमत नहीं है तो वो एक कमज़ोर हुकूमत है, चाहे वो लेफ्ट साइड पे चाहे राइट साइड के ऊपर। तो आपको फैज़ाबाद के पुल के दोनों तरफ हुकूमत चाहिए तो आप एक मजबूत हुकूमत बन सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो लेजिस्लेशन और सब कुछ कर गए हैं उसको साथ शहबाज शरीफ कंपैटिबल है, वो चल सकते हैं। वो SIFC के मेंबर बन के वो फैसल वावडा उनके मुतल्लिक कहते हैं कि मैं नहीं कहता, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फैसल वावडा कहते हैं कि शहबाज शरीफ के पास वो न्यूट्रल पॉलिश है और वो फन है कि वो थोड़ा सा लंबा चला सकते हैं। मियाँ साहब को जब सिर्फ महज SIFC की मेंबरशिप में लेगी और फैसले जो हैं वो उस एपेक्स बॉडी ने करने हैं, तो मियाँ साहब तो ऑलरेडी पहले डिफेंस फॉरेन अफेयर्स के ऊपर लड़ पड़ते थे, तो यहाँ पर क्या होगा। तो पंजाब के ऑड्स फिलहाल तो तरीक़ाकार यही समझ आ रहा है कि मियाँ साहब को कहा जाएगा कि ये सारा आपके लिए सेट करके दे रहे हैं गेम, बलूचिस्तान में, KP में, पंजाब में, बाकी हर जगह पर। तो ये अलीम खान साहब एक कामयाब बिजनेसमैन है, तो ये कामयाब पॉलिटिशियन भी हो सकता है, बन जाए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नून लीग जो है वो पंजाब पे सरेंडर, क्योंकि अगर पंजाब दे दिया, पंजाब दे दिया तो फारेग है, बिल्कुल पल्ले रह क्या गया। चाहे आप हुकूमत बनाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन अगर पंजाब आप खुद इलेक्शन से पहले किसी डील में सरेंडर कर देते हैं तो फिर मियाँ साहब को चाहिए था कि वो लंदन में अच्छा भला कश्ती में सैर कर रहे थे, कॉफ़ियाँ पी रहे थे, इतने 8 दिन लोड गई सी। हाँ, फिर इस्लामाबाद की जो है ना वो 2.5-3 किलोमीटर की हुकूमत से बेहतर है कि फिर आप ना ही आते यहाँ पे। वो असल हुकूमत तो पंजाब है, वो नून लीग कभी जाने नहीं देगी। और जो फैसला साज हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको इस दफ़ा पंजाब छोड़ना पड़ेगा, तब आपको सेंटर की गवर्नमेंट मिलेगी। तो ये सारी जनाब मुमकिन सियासी मंजराना, लेकिन इसमें सारे में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो कि इन 77 दिनों के अंदर बड़ा मैटर करेंगे। देखते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर नताइज क्या निकलते हैं, उन नताइज के बाद फिर इंजीनियरिंग किस तरह की होती है, ये सब कुछ इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी बड़ी गहरी निगाह है और इंशाल्लाह आप तक ये सारी अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।